નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગાલા પેપર 3ના એ અને બી બે વિભાગ જોઈ ગયા છીએ. આજે આપણે સી અને ડી બે વિભાગ જોવાના છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કોમેન્ટમાં પેપર આપવા માટે કહે છે, તો મેં તમને પહેલા પણ કીધું હતું કે મારે એ લખવું પડે એટલે વાર લાગે છે. જેમ બનશે એમ ઝડપથી લખી અને ઝડપથી તમને આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તો ચાલો આપણે સી અને ડી બે વિભાગ જોઈએ. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અન્ય મિત્રોને કરાવજો, જેથી આવા જ વિડીયો તમને મળતા રહે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. સી અને ડી વિભાગ. व्याकरण विभाग सी. निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए. 1 मार्क. એમાં કહાવત છે અધજલ ગગરી છલકત જાય. અધજલ એટલે કે અડધી ભરેલી ગાગર છે એ છલકાતી જાય. એનો મતલબ છે અલ્પज्ञानी अधिक ज्ञानी होने का स्वांग करता है, मतलब ઢોંગ કરે. ઓછી બુદ્ધિ હોય, ઓછું જ્ઞાન હોય તો પણ વધારે જ્ઞાન છે એવું બતાવે. निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. वह जगह जहां से कोयला धातु आदि निकाले जाते हैं. એવી જગ્યા કે જ્યાંથી કોલસો કે ધાતુ કે બધું નીકળે, જેને આપણે ખાણ પણ કહી શકીએ છીએ. એટલે હિન્દીમાં ખાન અથવા ખદાન. ખાણ અથવા અહીંયા હિન્દી માટે ખદાન પણ કહેવાય છે અને ખાન પણ કહેવાય છે. નિમ્નલિખિત સંધિ કો છોડીએ. 1 આશીર્વાદ. આશીહી પ્લસ વાદ. ખાસ યાદ રાખજો, અહીંયા આશીહી પ્લસ વાદ. સંધિ કો મિલાઈએ. નિહિ પ્લસ ચિંત એટલે કે નિશ્ચિંત. निहि प्लस चिंत निश्चिंत. निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. पेट काटकर बचाना, थोड़े खर्च में काम चलाना. वाक्य विधवा माँ ने पेट काटकर अपने बेटे को पढ़ाया. निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए. शीघ्र तो एनु आवशे विलंब. शीघ्र एटले जल्दी, विलंब एटले धीमું. रुष्ट એટલે કે રિસાયેલ. અહીંયા પ્રસન્ન મતલબ કે ખુશ. रुष्ट એનું વિરોધી થાય પ્રસન્ન. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए. એમાં વિચરણ મતલબ કે ઘૂમના, ફરવું. आहत એટલે કે ઘાયલ. ત્યાર પછી निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए. 2 मार्क. बदलना तो बदलाव. 39 दुर्बल तो दुर्बलता. निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए. समाज तो सामाजिक. आलस तो आलसी. ત્યાર પછી निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए. आंदोलन तो आंदोलनकारी. स्थापना तो स्थापक. निम्नलिखित समास को पहचानिए. 2 मार्क છે. 2 સમાસ છે. એક છે ભવસાગર તો કર્મધારય અને બીજું છે ગિરિધર તો ઉપપદ તત્પુરુષ સમાસ. તો અહીંયા આપણો સી વિભાગ છે એ પૂરો થાય છે. હવે ડી વિભાગ જે લેખન વિભાગ હોય, મોટો વિભાગ છે. નિમ્નલિખિત સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણી લીખીએ. નીચે મુદ્દો આપેલો છે, એના ઉપર આપણે ટૂંકમાં કહેવાનું, જેને આપણે પ્રયોજન મૂલક હિન્દી કહીએ છીએ. 46 ईमेल. ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल. यह एक ऐसी प्रक्रिया है या पद्धति है जो 2 कंप्यूटर्स यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करते हैं अथवा संदेशा व्यवहार का कार्य करते हैं. 1960 से 1970 तक इस प्रकार की संदेशा व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से परिवर्तन हुए. इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल की प्रक्रिया हुई उसे ईमेल के रूप में जाना जाता है. आ घणो बधो फेरफार थईने आवेलुं छे ईमेल पहला करता. इंटरनेट के माध्यम से यह प्रक्रिया होती है. कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी था. એટલે કે પહેલા ईमेल મોકલવો હોય તો બેયની પાસે કમ્પ્યુટર હોવા જરૂરી હતા. आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है. ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड कर डिलीवर करते हैं. पहला जे इंटरनेट में सर्वर होय, ई सर्वर पहला मेसेज एक्सेप्ट करे
ત્યાર પછી એ ફોરવર્ડ કરી અને જે વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવાનો હોય તે પહોંચાડે तथा स्टोर करते हैं, कारण के ये आपको कायम माटे सचवाई रही है ईमेल, इसलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना अब जरूरी नहीं। ऑनलाइन न होय तो पण गमे त्यारे तमे जोई शको, गमे त्यारे मेळवी शको। एना अथवामां छे आकाशवाणी। आकाशवाणी मतलब रेडियो, याद रखजो। आकाशवाणी भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। बराबर याद रखजो, आकाशवाणी नो मतलब छे भारतनो सरकारी रेडियो प्रसारण, जे कार्यक्रमों सरकार प्रसारित करे, जेम दूरदर्शन टीवी में छे एवी रीते आकाशवाणी जे आपणे रेडियो प्रसारण माटे नाम राखेलुं छे। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी जो विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है। रेडियो यंत्र द्वारा उसकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुनी जाती है। हाँ मित्रों, आ जे सी अने डी विभाग छे ए पण आपणी जे साइट छे बालाजी क्लासेस जामनगर .blogspot.com एना उपर ए अने बी नी नीचे ज सी अने डी एटले के आखे आखुं पेपर 3 मूकी दीधुं छे। तो जे विद्यार्थीए न जोयुं होय ते फरीथी जोई लेजो, એટલે તમને ए अने बी विभाग तो मळी ज गया था, एनी नीचे सी अने डी विभाग पण मळी जशे। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुन सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती है। ऑल इंडिया रेडियो एक चैनल नु नाम कहवाय, रेडियो नी चैनल है। अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार, अन्य कार्यक्रम तथा विज्ञापन एटले के जाहेरात, एड सुनते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पवन पुत्र हनुमान, भीष्म पितामह, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद जैसे बाल ब्रह्मचारियों ने भारत भूमि को पावन किया है। संसार के प्राचीन ग्रंथ वेदों में लिखा है, ब्रह्मचारी मृत्यु को जीत लेते हैं। ब्रह्म शब्द के अर्थ है परमेश्वर, विद्या और शरीर रक्षण। ब्रह्मचर्य के पालन से शरीर स्वस्थ होता है। जिसका शरीर स्वस्थ उसका मन स्वस्थ, जिसका मन स्वस्थ उसकी स्मरण शक्ति तेज होती है। स्मरण शक्ति से आकलन शक्ति बढ़ती है। आकलन एटले के तर्क शक्ति। विद्यार्थी जीवन में आकलन शक्ति का अपना विशेष महत्व है। ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन की कमियां पूरी करता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में ब्रह्मचर्य की महिमा लिखी है। इसका पालन करने वाला विद्यार्थी निरोगी, बुद्धिमान, संपत्तिशाली और महान बनता है। ब्रह्मचर्य की महिमा अपार है। हवे प्रश्न जेमा तमे वांच्यु एमांथी ज मळी जाय एम छे। कोण कोण बाल ब्रह्मचारी थे? तो पहली ज लीटीमां पवन पुत्र हनुमान, भीष्म पितामह, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद वगैरह बाल ब्रह्मचारी थे। मृत्यु को कौन जीत सकते हैं? ब्रह्मचारी मृत्यु को जीत लेते हैं। ब्रह्म शब्द के कितने और कौन कौन से अर्थ है? ब्रह्म शब्द के 3 अर्थ है, परमेश्वर, विद्या और शरीर रक्षण। शरीर स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? शरीर स्वस्थ रखने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 51 ब्रह्मचर्य विद्यार्थी के लिए किस प्रकार उपयोगी है? ब्रह्मचर्य से विद्यार्थी की स्मरण शक्ति, आकलन शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन की कमियां पूरी करता है। इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। एमां 2 मांथी तमे कोई पण एक शीर्षक आपी शको। बंने नथी आपवाना, ध्यान राखजो। अथवा अहींया लख्युं छे मैं, ब्रह्मचर्य का पालन अथवा ब्रह्मचर्य का महत्व। ब्रह्मचर्य का पालन अथवा ब्रह्मचर्य का महत्व, 2 मांथी कोई पण एक तमे आपी शको छो शीर्षक। निम्नानुसार पत्र लिखिए। 5 जे नीचे आपेलो छे। 51 सहयोगनगर बिलीमोरा 396321 से जिगर देसाई वडोदरा निवासी अपने मित्र प्रशांत को एसएससी कक्षा के विदाई समारोह का वर्णन लिख भेजता है। एसएससी में जे आपणो विदाई समारंभ होय एना माटे। तो अहींया पत्र लखे छे जिगर देसाई, अने कोने लखे छे तो के प्रशांत
ને માટે આપણે આપણું એડ્રેસ અહીંયા નાખશું 51 સહયોગનગર બિલીમોરા 396-321 7 માર્ચ 2022 એટલે કે 7 માર્ચ 2022 પ્રિય પ્રશાંત અથવા પ્રિય મિત્ર પ્રશાંત પણ તમે લખી શકો। सब प्रेम नमस्कार। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि परीक्षा के लिए तुमने पूरी तैयारी कर ली है। तुम हमारी शाला के विदाई समारोह के बारे में जानना चाहते हो, इसलिए मैं उसका पूरा विवरण लिखता हूँ। विदाई समारोह का आयोजन 5 मार्च को शाम 4 बजे रखा गया था। हमारे विद्यालय के सरस्वती सभा खंड को भली भांति એટલે કે एकदम सारी रीते सजाया गया था। मोगरे और चंपा के गुलदस्ते वातावरण को महका रहे थे। 4 बजते ही एसएससी वर्ग के सभी विद्यार्थी हॉल में आ गए। मंच पर हमारे प्रधानाचार्य, सभी गुरुजन तथा विद्यालय की प्रबंध समिति के प्रमुख विराजमान थे। इसी समय हमारे स्कूल के हिंदी अध्यापक श्री मुरली मनोहर वर्मा माइक पर आए। उन्होंने हम सबका स्वागत किया। हमारे साथ अपने स्नेह भरे संबंधों की चर्चा करते करते उनका गला भर आया, એટલે કે एकदम रड़वा जेवा થઈ ગયા। 2 अन्य शिक्षकों ने हमें आशीर्वाद दिए। जब प्रधानाचार्य ने बोलना शुरू किया तो वातावरण बड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने आशा प्रकट की कि हम परीक्षा में अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। हमारी कक्षा के 3 छात्रों ने भी अपना वक्तव्य दिया। इन्हें पर પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા। સ્કૂલ के प्रति उन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रकट की, એટલે કે એનો આભારવશ, એના આભારી હતા એટલા માટે એને ઋણ ચૂક્યું એમ કહીએ। विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के रूप में मैंने गुरुजनों का आभार माना। अल्पाहार और ग्रुप फोटो खींचने के बाद भी हम सब बड़ी देर तक मित्र और शिक्षकों से बातें करते रहे। अंत में जब घर लौटने लगे तो सबके दिल भारी हो गए, कारण के रड़वा लगा बधाई, हम रड़वा जेवा थई गया। अच्छा, तो अब हमें उस आशा को पूरा करना है जो गुरुजनों ने हमसे की है। तुम्हारे माता पिता को मेरे प्रणाम, छोटे भाई बहन को मेरा प्यार, तुम्हारा जिगर देसाई। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। અહીંયા मुद्दा આપણને આપેલા હોય છે। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल, निराशा, आत्महत्या करने जंगल में जाना, पेड़ पर मकड़ी को बार बार चढ़ने का प्रयत्न करते देखना, सफलता का मार्ग मिलना, ध्यान से पढ़ना, सफल होना, बोध और शीर्षक। तो અહીંયા शीर्षक આપણે આપેલું છે સફળતા की कुंजी। कुंजी मतलब અહીંયા ચાવી, સફળતાની ચાવી। તો આપણે જે મુદ્દા છે એ મુદ્દાને વિસ્તૃત કરીને જ વાર્તા લખવાની હોય। તો આપણે વાર્તા લખીએ। તમે પાત્રોના નામ ગમે તે લખી શકો છો, એટલે એવું કંઈ નથી કે આપણે ફિક્સ ગોખીને જ જવું। કોઈ પણ નામ લખી અને તમે સ્ટોરી શરૂ કરી શકો છો। दिनेश 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था। वह पढ़ाई के प्रति लापरवाह था, इसलिए पढ़ाई में वह बहुत कमजोर था। परिणाम यह हुआ कि वार्षिक परीक्षा में वह बुरी तरह अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब के नापास। इस असफलता ने उसे बहुत निराश कर दिया। एक दिन आत्महत्या करने के इरादे से वह अपने गांव के समीप के जंगल में जा पहुंचा। उसने एक बड़े पेड़ की डाली में रस्सी बांध दी। रस्सी का फंदा अपने गले में डालकर वह मरना चाहता था। वह रस्सी का फंदा बना ही रहा था कि उसकी नजर पेड़ पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। मकड़ी એટલે એક જીવડો નાનો, જે કરોડિયા જેવું। मकड़ी पेड़ की ऊपर की डाली पर जाना चाहती थी, पर कुछ ऊपर चढ़कर नीचे गिर पड़ती थी। इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत न हारी और बार बार प्रयत्न करती रही। अंत में वह ऊंची डाली पर पहुंच गई। मकड़ी की हिम्मत और प्रयास देखकर दिनेश बहुत प्रभावित हुआ। उसे सफलता का मार्ग सूझ गया। उसके मन में उत्साह का संचार हुआ। आत्महत्या का विचार छोड़कर वह घर लौट आया। उस दिन से वह बड़े ध्यान से पढ़ाई करने लगा। आखिर उसकी मेहनत सफल हुई और वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके वह उत्तीर्ण हो गया। बोध: मनुष्य को
असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। मेहनत और लगन से काम करते रहने पर ही सफलता मिलती है। હવે નિબંધ છે 150 શબ્દોની અંદર, એમાં પહેલો નિબંધ છે અગર બચપન લોટ આયે। विचित्र અહીંયા कल्पना मुद्दा आप्या છે। पढ़ाई का बोझ कम हो जाए, शरारत करने के मौके मिले, इच्छाएं पूरी हो जाए, आर्थिक लाभ, ऐसा भाग्य कहाँ। तो આપણે વિસ્તૃત જોઈએ। જો સમય બીત ગયા, અહીંયા બાળપણ વીતી જાય છે, એ પાછું આવી જાય તો કેવું લાગે એ આપણે કહેવાનું છે। तो जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं लौटता, फिर भला बीत चुका बचपन वापस कैसे लौट सकता है। फिर भी यदि बचपन के दिन लौट आए तो सचमुच बड़ा मजा आ जाए। आज तो मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, मैं 15 वर्ष का हो चुका हूँ, पढ़ाई का कितना सारा बोझ मेरे सिर पर आ पड़ा है। यदि बचपन लौट आए तो मेरे सिर पर से पढ़ाई का बोझ हल्का हो जाए, न बीज गणित के कठिन प्रश्न हल करने पड़े, न रेखा गणित के प्रमेयों में सिर खपाना पड़े। इतना ही नहीं, समाज शास्त्र से भी छुटकारा मिल जाए और अर्थशास्त्र भी व्यर्थ शास्त्र हो जाए, नकामू थई जाए, એટલે કઈ ભણવું જ ન પડે। आए दिन सिर पर सवार परीक्षाओं से छुटकारा मिल जाए, फिर तो मजे से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और जिंगल बेल की कविता याद करूं। जो शिक्षक आज बात बात पर डांटते हैं, वे मेरी तोतली बोली में कविताएं सुनकर इतने खुश हो जाए कि मुझे अपनी गोद में बिठा ले। जो नाना थई जाए पाछू बचपन आवी जाए। આજે મોટા છીએ તો શિક્ષક ખીજાય છે, જો નાના થઈ જાય તો એને આપણે કવિતા સંભળાવીએ તો ખુશ થઈને આપણે ખોડામાં બેસાડી લે। सबसे प्यारी उम्र बचपन की होती है। बचपन को जीवन की सुहावनी सुबह कहा जाता है। यदि बचपन के दिन लौट आए तो मस्ती का दौर फिर से शुरू हो जाए। कृष्ण कन्हैया की तरह बाल सखाओं के साथ में खेल कूद में मस्त रहे, पेड़ों पर चढ़कर आम व जामुन के फल तोड़ू। क्या मजाल जो एक भी चॉकलेट या टॉफी सकुशल बच जाए, मतलब कि एक चॉकलेट के एक पण पेली पिपरमेंट बाकी न रही, मतलब के बद्धी खाई जाओ। माँ दोपहर में सोकर उठे तो दूध की मलाई साफ हो गई मिले, मिठाई कहीं भी छिपा कर रखी गई हो, मेरी नजर से न बच पाए, मतलब के नानो थई जाव तो बधु खाई लઉં અને પાછું ખીજાય પણ નહીં। તો એવા અર્થમાં અહીંયા કીધેલું છે। આગળ જોઈએ। आज घर के बड़े लोगों से कुछ मांगता हूं तो कोई सुनता नहीं। हाँ, बालक की तरह रोने लगूं या रूठ जाऊं तो सब मुझे हाथों हाथ लेने लगे। कारण के जયારે નાનો થઈ જાય ત્યારે तुरंत मेरी इच्छा पूरी की जाए, उसमें देर होने पर मैं रो रो कर सबकी नाक में दम कर दूं। जब चाहूं तब पतंग आ जाए, गेंद मिल जाए, नए जूते खरीद दिए जाए और मन चाहे कपड़े पहनाए जाए। तब दादी भी परियों की कहानी सुनाने को मजबूर हो जाए। मेरा बचपन लौट आने पर सिलाई में मेरा कम कपड़ा लगे, बस ट्रेन में किराया कम देना पड़े, कारण के नाना थी जाए टिकट अड़धी थी जाए, मेरी पढ़ाई का खर्च भी कम हो जाए। बचपन के लौटने की कल्पना भले कर लूं, पर ऐसा भाग्य कहाँ कि वह सचमुच लौट आए। मात्र कल्पना ज करवानी छे। एना अथवामां एक छे एक जीर्ण, मतलब के तूटेलू फूटेलू भांगेलू वृक्ष की आत्मकथा। परिचय, एनु बचपन, एनु यौवन, कुछ मधुर स्मृतियां, एनी दुर्दशा और अंतिम इच्छा। ए राही मेरी हालत पर आंसू न बहा तो न सही, परंतु आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज तो मेरी कहानी तू सुनता जा। बचपन में मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। झाड़ के छा, कभी ठंड से ठिठुरना, कभी गर्मी की जलन, कभी वर्षा की झड़ी, लेकिन उन कष्ट में भी मेरे लिए आनंद था। हर सुबह उषा की मोहिनी मुस्कान देखकर मेरे जी की कली खिल उठती थी। कारण के જ્યારે નાનું હોય, જેવો તડકો થાય એટલે ધીરે ધીરે એની કૂંપણો ફૂટે, પાન ફૂટે, કલીઓ ફૂટે। સંધ્યા મુझ પર अपनी સ્વર્ણિમ સુંદરતા बिखेर देती थी, કારણ કે સાંજનો સમય સોનેરી હોય એટલે સોના જેવા કિરણો એના ઉપર વિખેરી देती थी। कितनी हंसी खुशी से बीत गए बचपन के वे दिन।
यौवन के वे दिन, वे बहारें, वे रंग रलियां आज भी आंखों के सामने घूमती है। उस समय मेरे चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। मेरे हरे भरे पत्तों की मरमर ध्वनि बहुत मधुर लग रही थी। मरमर એટલે એનો ખખડવાનો અવાજ આવતો હતો। मेरी घनी छाया सबको सुखद लग रही थी। मेरी डालियों पर भांति भांति એટલે કે જુદા જુદા भांति भांति के पक्षी आकर बैठते थे, એટલે जुदा जुदा पक्षी आવીને બેસતા था और स्वयं को धन्य मानते थे। उस छोटी सी चिड़िया को तो मैं कभी नहीं भूल सकता, जो हवा से हिलती मेरी टहनियों पर बैठकर किलोल किया करती थी। टहनिया એટલે ડાળીઓ, હવાથી જે ડાળી હલતી હોય એના ઉપર ચકલી બેસીને एकदम गाया करती थी, बोला करती थी। मुझे यह भी याद है कि एक चिड़िया ने मेरी घनी घनी छायादार डालियों में अपना घोंसला बनाया था। मैं कितने स्नेह से उस कोयल के नन्हे नन्हे बच्चों की रक्षा किया करता था। मेरे फल खाकर आनंद से जिंदगी बिता रहे थे सब पक्षी। दोपहर को मेरी छाया में ग्वालों के लड़के खेला करते थे, कई मुसाफिर आराम करते थे। मेरे नीचे कितनी बैलगाड़ियां खड़ी रहती थी। कभी कोई बारात भी मेरी छाया में रुकती थी। शहनाई के सुर सुनकर मैं मारे खुशी से फूला न समाता था। कभी कभी जब गांव की कोई बाला એટલે કે छोकरी नववधु बनकर ससुराल जाते समय मेरे निकट से गुजरती तो मेरी शाखाएं, मारी डाड़ियों पत्ते गिराकर आंसू बहाने लगती थी। जाने रोतू होय અને આંસુ પડતા હોય એવી રીતે પાંદડા એ ખેરીને રોવાનો ઢોંગ નો કહેવાય, રોતું હોય એવું લાગે છે। नवरात्रि के दिनों में मेरे आसपास रास और गरबा नृत्यों की धूम मच जाती थी। अनेक घटनाओं का मैं मुख्य साक्षी रहा हूँ। देशी विदेशी पुरुष स्त्री बालक सभी के स्वागत में सदा मेरी आंखें बिछी रहती थी। काल चक्र घूमता रहा, मतलब के समय पसार थतो गयो। इस गांव में बिजली के आगमन ने मुझ पर वज्राघात किया, એટલે કે एकदम चोट पहुंचाई। कहीं के खंभे અહીંયા बिजली के खंभे और तार लगाने वाले इंजीनियरों ने निर्दयी होकर मेरी हरी भरी शाखाएं कटवा दी और मेरी शान शौकत मिट्टी में मिल गई। जे एनी इज्जत आबरू હતી એ પૂરી થઈ ગઈ, જે એનો દેખાવ હતો, સુંદરતા હતી, ખતમ થઈ ગઈ। आज मेरे पत्ते झड़ गए हैं એટલે टूटी गया है, इस डालियां सूख गई है। न आज मैं लोगों को ठीक से छाया दे सकता हूँ और न आंधी से बचा सकता हूँ। अब तो एक ही इच्छा है, शेष रह गई है, बस मरने की। मैं मरकर भी जलाने की लकड़ी के रूप में तुम्हारे काम आ सकूंगा। હવે ત્રીજો નિબંધ છે નાથવામાં मेरी माँ। मुद्दा अपेला छे माँ की महिमा, माँ का प्रेम, माँ की धार्मिकता, मेरे मित्रों आदि से व्यवहार, शिक्षा के प्रति दिलचस्पी, उपसंहार। આપણે जवाब જોઈ લઈએ। माँ शब्द का उच्चारण करते ही सामने एक ऐसी दिव्य मूर्ति आ जाती है जिसके वात्सल्य का अंत नहीं, जिसके प्रेम की कोई सीमा नहीं और उसकी गोद में बैठने का सुख संसार के सभी सुखों से बढ़कर है। सचमुच मेरी माँ प्रेम की प्रतिमा है। वह सुबह से शाम तक हमारे परिवार की सुख सुविधा की चिंता में लीन रहती है। आराम हराम है, यह सूत्र उसका जीवन मंत्र है। गृहस्थी की छोटी से छोटी बात पर उसकी नजर रहती है। सुंदर व्यवस्था और आकर्षक सजावट से वह घर को सदा स्वर्ग बनाए रखती है। वह पिताजी के हर काम में उनकी सहायता करती है। मैंने अपनी माँ को क्रोध करते कभी नहीं देखा। जब हम भाई बहनों से कोई नुकसान हो जाता है तब भी वह हमें डांटती नहीं, पर काम करने में सदा सावधानी रखने की सीख देती है। उसके मीठे वचन हम पर जादू करते हैं और हमारे मन में उसके प्रति आदर और श्रद्धा बनाए रखते हैं। जब कभी मैं पिताजी के क्रोध का शिकार बनता हूं तो माँ की सुखद छाया मुझे सहारा देती है। मेरी माँ धार्मिक वृत्ति की है। वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। रामायण का नित्य पाठ, देव पूजा और व्रत उपवास आदि उसकी धार्मिक वृत्ति के परिचायक है। आंगन में हरा भरा तुलसी का पौधा हमेशा उसका आदर और स्नेह पाता है। हमारे तोते को भी राम राम बोलना उसी ने सिखाया है, किंतु उसकी धार्मिकता में अंधश्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा का अंश नहीं है।
घर में या बाहर किसी का भी दुख उससे नहीं देखा जाता। हमारे पास पड़ोस में यदि कभी किसी को कोई तकलीफ हो तो वह उसकी सहायता करती है। सचमुच मेरी माँ सेवा की मूर्ति है। संपन्न घर की मालकिन होने पर भी, संपन्न मतलब જે ઘરમાં બધું મળી રહે એમ છે, ઘણું બધું છે એની પાસે, કોઈ ગરીબ નથી, फिर भी उसमें लेश मात्र अभिमान नहीं है। वह बहुत मिलनसार है, हड़ीमड़ी जाए एवी, और दयालु है। वह सदा बड़े प्रेम से हमारे सगे संबंधियों का स्वागत करती है। मेरे मित्रों को भी वह मेरे समान ही प्रेम करती है। मेरी बहन की सहेलियां उससे अपनी माँ के समान ही स्नेह पाती है। मनुष्य की बात ही क्या, हमारा कुत्ता मोती और तोता मिठू राम भी उससे संतान का सा स्नेह पाते हैं। એટલે કે સંતાનની જેમ જ घर के नौकर चाकर उसे अपनी माँ जैसा सम्मान देते हैं। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी पढ़ाई के प्रति उसको बड़ा चाव है, मतलब लगाव। અહીંયા अपने इसी चाव के कारण हम लोगों से उसने बहुत कुछ पढ़ना लिखना सीखा है। अब तो वह धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त अखबार भी पढ़ती है। कई महिला उपयोगी मासिक पत्रिकाएं भी उन्होंने मंगाना शुरू किया है। सिलाई कढ़ाई और चित्रकला से भी उसे दिलचस्पी है, में रस छे ने। वह हमें खूब पढ़ाना चाहती है। उसकी इच्छा है हम पढ़ लिख कर योग्य बने। इस प्रकार मेरी माँ स्नेह, ममता, उत्साह, कर्तव्य परायणता, सद्भावना की मूर्ति है। मैंने अपने जीवन में जो कुछ सफलता पाई है उसका सबसे अधिक श्रेय मेरी माता को ही है। माँ की सेवा, त्याग और प्यार का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। इसलिए तो मेरे दिल की हर धड़कन निरंतर मेरी माता को प्रणाम करती है। तो અહીંયા ત્રીજું આપણું જે પેપર હતું એ પૂરું થાય છે। જલ્દીથી જલ્દી ચોથું પેપર લઈને પણ હું તમારી સમક્ષ હાજર થઈશ। ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો। જે રીતે તમે પ્રેમ આપ્યો છે એ જ રીતે પ્રેમ આપતા રહેશો એવી હું આશા વ્યક્ત કરું છું। મિત્રો લાઈક અને શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરીથી મળશું આપણે।